नमस्कार, मैं हूँ वसी जदी। आज स्वर्गीय एनडी तिवारी जी की पुण्यतिथि और जन्मोत्सव है। उत्तराखंड में जब जब विकास की बात की जाएगी तो स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी से होकर ही गुजरना पड़ेगा। देश की सियासत का बहुत बड़ा नाम, एक बड़ा लंबा राजनीतिक करियर, लेकिन व्यक्तिगत जीवन हमेशा विवादों में रहा। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों एनडी तिवारी जी को 17 साल की उम्र में ही 15 महीने की जेल हो गई थी, क्यों वो नेहरू जी से लेकर सोनिया मैडम तक सबके करीबी रहे, क्यों उन्हें 2002 में रिश्वत की बिछाई हुई बिसात पर बैठा दिया गया था, क्यों वो 1991 में प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, क्यों उनका व्यक्तिगत जीवन हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा। एनडी तिवारी जी को 3 बार उत्तर प्रदेश और 1 बार उत्तराखंड की जिम्मेदारी मिली। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है, विकास पुरुष के तौर पर एक अपनी पहचान बनाई है। उनके साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, सब कहते हैं कि उनका एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, देश का विकास, प्रदेश का विकास। विकास से वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। उनका जन्म 1925 में नैनीताल के एक गांव में हुआ। उनके पिता फॉरेस्ट ऑफिसर थे जो 1920 में गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर अपनी नौकरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद गए थे, और वही असर तिवारी जी के ऊपर भी देखा गया। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें 15 महीने की जेल हो गई थी। उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ पोस्टर और पंपलेट बांटे थे। 15 महीने की जेल के बाद वो वापस आए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन पूरी की। फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद तिवारी जी पूरी तरह राजनीतिक मैदान में उतर गए। 1952 में उत्तर प्रदेश से वो पहली बार विधानसभा में चुनकर पहुंचे। उनकी पार्टी थी उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी। 1963 में वो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हुए और नेहरू जी से प्रभावित हुए, और नेहरू युवा केंद्र स्थापित करने में तिवारी जी का सबसे बड़ा हाथ है। हालांकि नेहरू युग में उन्हें ज़्यादा काम करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन इंदिरा गांधी युग में उनका कद धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। 1975 में जब इमरजेंसी लगी और 1977 तक इमरजेंसी रही, तो 1976 जनवरी में उन्हें मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। उत्तर प्रदेश की इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन था, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, और करीब 1 साल 3 या 4 महीने वो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। अप्रैल 1977 तक उनके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन अपने उस 1.25 साल के कार्यकाल में तिवारी जी ने दिखा दिया था कि कैसे कांग्रेस की विचारधारा को के साथ हाथ से हाथ पकड़कर प्रदेश का विकास किया जा सकता है। पहाड़ की दूरी को लखनऊ से कम किया जा सकता है। पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में विकास की गंगा को बहाया जा सकता है। उसके बाद 1984-85, उसके बाद 87, 88, 89 में उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके बाद वो दौर आया 1991 का। एक कद बहुत बड़ा हो गया था। मई में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। जून में जनरल इलेक्शन थे 1991 के। उस जनरल इलेक्शन में ये माना जा रहा था कि एनडी तिवारी जी ही सबसे प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। अगर सरकार आती है तो एनडी तिवारी जी ही शायद देश के प्रधानमंत्री होंगे। 1991 नैनीताल लोकसभा चुनाव में तिवारी जी जब उतरे तो उनका मुकाबला हुआ बल्लाज पासी से, भाजपा के। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि महज लोकसभा चुनाव में महज 11,500 वोट से एनडी तिवारी जी अपना चुनाव हार गए। उस वक्त पहाड़ में लोकसभा की 4 सीटें थी। टिहरी गढ़वाल थी, नैनीताल थी और अल्मोड़ा थी। और चारों प्रत्याशी जो कि बड़े कद्दावर नेता थे, चारों मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मदत्त पहले भी सांसद रह चुके थे, वो टिहरी सीट से हार गए। उसके बाद सतपाल महाराज गढ़वाल सीट से हार गए, और हरीश रावत जो कि पहले लगातार ताबड़तोड़ 2 चुनाव जीत चुके थे, 1980 का, 84 का, 89 का, 3 चुनाव जीत चुके थे लगातार, वो भी अपनी सीट पर हार गए। तिवारी जी महज 11,500 वोट से हार गए। देश के अंदर सरकार बनी कांग्रेस की, और पीवी नरसिम्हा राव का दौर शुरू हुआ। उस दौर में अपनी अनदेखी महसूस की तिवारी जी ने, तो 1996 में उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, AIICT,
ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी। इस पार्टी ने 4 लोकसभा सीटें जीती, जिसमें सतपाल महाराज भी गढ़वाल से जीते, तो वो भी एआईआईसी की सीट पर ही जीते, और लगभग 4 सीटें ही इस पार्टी ने विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भी जीती। हालांकि 2 साल के बाद 1998 में ये पार्टी दोबारा कांग्रेस में विलय हो गई और एक बार फिर आईएनसी के ही सिपाही बन गए एनटी तिवारी जी। उस वक्त 1991 की जब चर्चा की जाती तो कहा जाता है कि आखिर कैसे इतने बड़े नेता अपना चुनाव हार गए। तो मैं आपको बताता हूं, वो एक राज्य निर्माण आंदोलन का दौर था। उस आंदोलन के दौर में कहीं ना कहीं कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा था और उस टारगेट का शिकार चारों ही प्रत्याशी हुए। चारों ही सीट पर कांग्रेस हारी और महज 11,500 वोट से तिवारी जी हारे थे। हरीश रावत जी भी हार गए अपनी सीट और ब्रह्मदत्त जी हारे, सतपाल महाराज जी हारे। हालांकि 1996 में जनता को एहसास हुआ कि कांग्रेस दोषी नहीं है, कांग्रेस को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, तो एआईआईसी के तौर पर ही तिवारी जी का कद दोबारा बढ़ा, उनकी पार्टी जीती। उसके बाद जब 2000 में हम लोगों को अपना प्रदेश मिला और अपना प्रदेश मिलने के बाद हरीश रावत जी को कमान सौंपी गई कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। मैं आपको बताता हूं कि 2000 में जब अंतरिम सरकार भाजपा की बनी तो महज एक विधायक होते थे केसी बाबा कांग्रेस के, और एक एमएलसी विधायक थी स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी। इस एक विधायक से 36 विधायक तक पहुंचाने के लिए हरीश रावत जी ने पूरे प्रदेश में जमकर काम किया। यानी आज भी जब आप उनके साथ बैठोगे तो आप देखोगे कि उन्हें गढ़वाल और कुमाऊं के एक एक गांव, एक एक ब्लॉक की इतनी डीपली नॉलेज है कि शायद ही किसी को होगी। जो अपने क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें भी शायद नहीं होगी। अगर उनसे गढ़वाल में उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग के गांव या ब्लॉक की बात करते हैं तो वो हमसे आगे की बात बताते हैं। तो इतना काम हरीश रावत जी ने किया था एक विधायक से 36 विधायक तक पहुंचाने के लिए। 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर तिवारी जी को चुना गया। हरीश रावत जी को मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि उस वक्त अनदेखी का शिकार हुए हरीश रावत जी। तिवारी जी को जब कमान मिली तो उन्होंने उस कमान को, वो उनका राजनीति का एक उम्र का पड़ाव था, लेकिन उन्होंने अपने उस उम्र के पड़ाव को विकास की जो गंगा बहाई, पूरे 5 साल उन्होंने काम किया। हालांकि उन दिनों कहा जाता था, ये चर्चा उठती थी कि आज दिल्ली से खबर आ जाएगी, कल दिल्ली से खबर आ जाएगी, लेकिन इतना बड़ा कद था एनटी तिवारी जी का कि उन्हें चेंज करने की शायद ही हाईकमान उस वक्त गलती करता। 5 साल के कार्यकाल में एक विकास पुरुष के तौर पर तिवारी जी ने काम किया और आज भी वो विकास दिखाई देता है प्रदेश के अंदर। जब हम चर्चा करते हैं तो जो लाइन एक्चुअली हरीश रावत जी की बात करें या तिवारी जी की बात करें, जो लाइन कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने खींची है, उस लाइन के करीब भी कोई और मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाया। उस दिनों एक आरोप भी तिवारी जी पर लगा कि उन्होंने बेतहाशा लाल बत्तियां बांटी। कई ऐसे लोगों को राज्य मंत्री बनाया जो कि राज्य मंत्री का उस वक्त उनका एक जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था कई लोगों का कि वो इतनी क्षमता नहीं रखते थे कि उन्हें राज्य मंत्री बनाया जाए, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने सब चीज़ों को दरकिनार कर राज्य मंत्री बनाया। तो कहीं ना कहीं उनका एक विजन था, एक मिशन था। उनके साथ कोई भी विकास की बात करता था, प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करता था, तो उस व्यक्ति का वो स्वागत करते थे, उसे आगे बढ़ाने में उसका सहयोग करते थे, और एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनसे होता था वो उसके कार्य में उसके वो प्रयास करते थे, कोशिश करते थे कि हम हमारा प्रदेश आगे बढ़े। एक ऐसा ही किस्सा उन दिनों है कि बाबा रामदेव उनके पास शिकायत लेकर पहुंचे, तिवारी जी आपके श्रम मंत्री मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं। तिवारी जी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि हमारी सरकार आपको बेवजह परेशान कर रही है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप नियमों की अनदेखी करेंगे, आप कानून से अलग चलेंगे, तो आप पर कार्रवाई होना स्वाभाविक है। अगर आपको बेवजह परेशान किया जाएगा तो उसके लिए सरकार बैठी है, कोर्ट बैठा है। लेकिन किसी भी मंत्री या किसी भी अधिकारी की मैं बेवजह शिकायत सुनूं और उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूं, ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगा। तिवारी जी का कॉन्सेप्ट क्लियर था, सिर्फ और सिर्फ विकास, और वही विकास उनका दिखाई भी देता है, आज भी दिखाई देता है। हालांकि कई कंट्रोवर्शियल चीज़ें उनके व्यक्तिगत जीवन में जुड़ी, बहुत सारी चीज़ें रहीं और कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जो कि लगातार उन्हें मानसिक तौर पर परेशान करती रही, उन्हें सामाजिक तौर पर परेशान करती रही। लेकिन बावजूद उसके जो उनका एक कद है, राजनीतिक कद, और जो उनकी कार्यशैली है, उसके ऊपर
मुझे नहीं लगता कि कोई आज आई होगी। उन दिनों आंध्र प्रदेश से जब वो गवर्नर पद से हट गए और वो देहरादून और लखनऊ उनका निवास था, कभी देहरादून रहते थे, कभी लखनऊ रहते थे। एक पेंशन उन्हें मिलती थी पूर्व मुख्यमंत्री की, पूर्व सांसद की। उस पेंशन को भी कई बार उनके प्यारों से मेरी भी वार्ता हुई, वो कहते थे कि पेंशन आती नहीं, उससे पहले ही ये जनता में के बीच जाकर घोषणा कर देते हैं कि इतने पेंशन में इसका उसे दे दीजिए, इतना उसे दे दीजिए। और ये उनकी जनसेवा थी, उनकी देश सेवा थी जो उनके अंदर दिखाई देती थी, जो कि काफ़ी कम जो राजनेता होती है उनमें दिखाई देती है। उन अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने अपने लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। एक जीवन जिया, एक अच्छा कद्दावर जीवन जिया, और वो जीवन का असर आज भी दिखाई देता है। हालांकि मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान वो हुए थे उन दिनों, और ये एक विवाद भी उठा था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जाता है। एक ऐसा ही कार्यक्रम वाडिया इंस्टीट्यूट में होता, करीब 2010 या 11 का होगा, मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था। एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार में तिवारी जी जब बोलने के लिए अपने स्टेज पर आए, अपनी स्पीच उन्होंने दी, तो अपनी स्पीच को वो कई बार रिपीट कर रहे थे, कुछ शब्द को बार बार बोल रहे थे, वो भूल रहे थे, बहुत चीज़ें बोलना चाह रहे थे या वो बोल नहीं पा रहे थे, या फिर बार बार उन चीज़ों को बोल रहे थे। कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर वो प्रताड़ित थे, उसका असर दिखाई देता था। लेकिन बाद में वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो गई। बाद में जब रोहित शेखर जी को उन्होंने अपना लिया, उसके बाद वो अमित शाह से भी एक दिन मुलाकात की रामनगर से। उनकी इच्छा थी कि रोहित शेखर को टिकट दिया जाए, भाजपा उन्हें टिकट दे। इसके लिए उन्हें आश्वासन भी दिया गया था। उस आश्वासन के तौर पर वो मिले भी थे अमित शाह जी को, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो बाद में कुछ लोग कहते हैं कि जो उनका अंतिम जीवन था वो भाजपा के तौर पर बीता। मुझे ऐसा नहीं लगता। 18 अक्टूबर आज ही के दिन वो उनका जन्म हुआ, आज ही के दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन बावजूद उसके जो एक पीछे एक अमिट छाप छोड़ गए, उस छाप का असर दिखाई देता है हम जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर, हम जैसे सैकड़ों उत्तराखंड वासियों पर। एक जो विचारधारा वो छोड़कर गए हैं, विकास की विचारधारा, विकास की बयार, उनका सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट था कि विकास किया जाए, कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। तो हम भी ये प्रण लेते हैं उनके इस पुण्यतिथि पर कि उत्तराखंड के विकास के लिए जो हर संभव प्रयास हमसे होगा वो जीवन भर करते रहेंगे। नमस्कार।